तो इस प्रकार से आप व्हिटेकर का वर्गीकरण समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए हम बारी बारी से सभी जगत के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अर्जित कर लेते हैं। जो कुछ भी मेन जानकारी थी मैंने आपको बता ही दिया सारे जगत के बारे में। आइए उन्हीं को कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपके समय के बचत के लिए, आइए उनको हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो मोनेरा जगत के प्राणी हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, वे झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। उनके केंद्रक में किसी भी प्रकार की झिल्ली कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और अगर पाई भी जाती है तो वह कोशिका भित्ति कुछ अलग ही प्रकार की होती है, जो कि किससे बनी होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी कोशिका भित्ति पौधों से अलग होती है, और यह किससे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। जिसे हम क्या कहते हैं, जो इसकी भित्ति होती है इसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसकी भित्ति क्या होती है, अलग प्रकार की होती है। और दूसरी चीज कि इसके भी जो जीव होते हैं स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। यानी कि कुछ जीव मोनेरा जगत के ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी दूसरे जीव पर भी क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें कुछ जीवाणु आ जाएंगे और एना बिना आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एना बिना। तो ये जीवाणु और एना बिना, देखिए स्क्रीन पर आपके चित्र आ रहा है, वहां से चित्र आप इनका देख सकते हैं और उस चित्र को बना सकते हैं। इस चित्र जो आपके स्क्रीन पर चित्र आ रहा है ना, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। यदि आपको चित्र अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगला दूसरा आपका जगत है प्रोटिस्टा जगत। हमने आपको बताया इसमें भी एक कोशिकीय ही जीव आते हैं, लेकिन अंतर इसमें क्या होता है, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं एक कोशिकीय तो जरूर होते हैं, लेकिन मोनेरा जगत में जो झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, इसमें झिल्ली रहित नहीं झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि इसमें आपकी झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, और जिसमें झिल्ली और केंद्रक प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है वे यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। और जिसमें ये सब नहीं पाए जाते, केंद्रक रहित होता है और उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, वे यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। और दूसरी चीज कि इसमें भी कुछ स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी आपके पाए जाते हैं। और दूसरी चीज कि जीवन का जो सभी क्रियाएं हैं, किसी भी जीव के जीवन की जो भी नित्य क्रियाएं हैं, जो भी सारी क्रियाएं हैं, वह इनकी केवल एक कोशिका के ही द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा और यूग्लिना, इन सारे का चित्र आपका आ रहा है स्क्रीन पर, वहां से आप देख लेंगे और चित्र को बना लेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा और यूग्लिना। देखिए उसमें चित्र में आपका एंट अमीबा का चित्र नहीं होगा। जैसे आपका पैरामीशियम इस प्रकार से आपका, सॉरी पैरामीशियम कह रहे हैं, अमीबा आपका चित्र, अमीबा का चित्र इस प्रकार से है। उसमें एक छोटी सी संरचना यहाँ होती है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। यह क्या होती है, आपकी एंट अमीबा पाई कहलाती है। एंट अमीबा कहते हैं। तो एंट अमीबा की संरचना इस प्रकार से होती है। तो इस तरह से आप मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि मोनेरा जगत में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं और प्रोटिस्टा जगत दोनों में ही एक कोशिकीय जीव आते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो पहला आपका है मोनेरा जगत, उसमें कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, और इसमें कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक पाया जाता है। किसमें, आपके प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। जो आपका मोनेरा जगत है वह यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, और जो आपका ये है प्रोटिस्टा जगत, इसमें यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत को समझ सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा। मोनेरा जगत के अंतर्गत आपके जीवाणु आते हैं। एक नोट पॉइंट आप डाल करके लिख लीजिएगा कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें टोटल 1 अरब
जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें 1 अरब बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 1 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। और जो 1 ml दूध होता है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा और इस बात को आप अपने नोट्स कॉपी में भी नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में 1 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। और 1 ml दूध में आपके 30 अरब, कितना, 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में 1 अरब जीवाणु पाए जाते हैं और 1 ml दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। अब अगला आपका है फंजाई जगत। जैसा कि हमने आपको बताया कि नदी के किनारे की सतह पर जो काई जम जाती है, जिस पर आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप कर जाते हैं, वही क्या है, आपका फंजाई है। वही आपका क्या है, फंजाई है। इसमें अधिकांश कवक टाइप के होते हैं जो तंतुमयी होते हैं। देखा है आपने कि रेशेदार होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के रेशे। काई को आप ध्यान से देखिएगा, घर पे जाकर के कहीं लगी होगी तो वह क्या होती है, तंतुमयी होती है। उसमें रेशे होते हैं जो कि तंतुओं का क्या जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तंतुओं का जाल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं या माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, माइसीलियम कहते हैं या उसे ही हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। और एक कोशिकी और बहुकोशिकी ये दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ये कौन से जीव हो जाएंगे, आपके एक यूकैरियोटिक प्रकार के जीव हो जाएंगे। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पर्णहरिम जिसे हम कहते हैं, हरित लवक, जिसकी उपस्थिति में जो आपकी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पौधे तैयार करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, हरित लवक। तो इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, यह दूसरों के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए म्यूकर, ईस्ट, एगोरिकस, राइजोपस और पेनिसिलियम इत्यादि क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगला आपका है प्लांटी जगत। प्लांटी जगत में सभी क्या आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे पौधे। और आप जानते हैं कि पौधे में सभी जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पौधे में एक कोशिका नहीं होती, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये इसलिए कौन से जीव आ जाएंगे, ये यूकैरियोटिक प्रकार के जीव हो जाएंगे। और इसमें पौधों में क्या पाया जाता है, हरित लवक, जिसकी सहायता से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। इसमें जैसे स्पाइरोगायरा, फ्लोरोगायरा हो जाएगा, जिसे हम मांस भी कहते हैं, फर्न हो जाएगा आपका, साइकस हो जाएगा आपका, नीम हो जाएगा, धान का पेड़ हो जाएगा। जितनी प्रकार की वनस्पतियां आपको दिखती हैं वे प्लांटी जगत की सारी वनस्पतियां हैं। अब एक आपका और बच गया है, इसमें एक आप नोट पॉइंट डाल करके और लिख लीजिएगा। एक आपका होता है लाइकेन। एक क्या होता है, लाइकेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है परीक्षा वगैरह में, या फिर ऐसे भी आपके नॉलेज वाली चीज़ें हैं। लाइकेन में देखिए दो पौधे इसमें होते हैं। एक तो आपका होता है कवक, एक आपका होता है शैवाल। कवक और शैवाल, इन दोनों में पाई जाती है सहजीविता। अब देखिए सहजीविता क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि गाय के शरीर में लगी होती है किलनी, तो उस किलनी को क्या करता है, जब कौवा आता है या कोई चिड़िया आती है तो उस किलनी को क्या करती है, खा लेती है। अब उस किलनी को जब चिड़िया खाती है तो उसमें चिड़िया को भी फायदा होता है और आपके गाय को भी फायदा होता है। कहिए कैसे, तो गाय के शरीर से जो किलनी खून चूस रही थी, वह किलनी गाय से क्या हो गई, दूर हो गई। तो गाय को उस किलनी से निजात मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो गाय को भी बेनिफिट हुआ। और जो चिड़िया खाई, जो कौवा उस किलनी को खाया, उस कौवे का पेट भर गया, तो कौवे का पेट भर गया, गाय को किलनी से छुटकारा मिल गया। तो जिसमें दोनों जीव क्या हो, लाभान्वित हो, उसे हम कहते हैं सहजीविता। उसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। तो जो आपका लाइकेन है, लाइकेन में क्या पाई जाती है, सहजीविता पाई जाती है। कैसे, लाइकेन में दो पौधे होते हैं, एक आपका होता है कवक, दूसरा आपका होता है शैवाल। ये कवक और शैवाल एक दूसरे पर आपस में इस प्रकार से मिले होते हैं। और दूसरी चीज की, जो आपका कवक होता है
वह क्या करता है, उसमें पर्णहरिम पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है। और जो शैवाल होता है उसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है। तो शैवाल का काम क्या होता है, यह मिट्टी से, मृदा से क्या करता है, पोषक तत्वों को और जल की मात्रा का अवशोषण करता है। पोषक तत्व और जल की मात्रा का अवशोषण करके शैवाल देता है, किसको, कवक को देता है। और कवक तो पोषण जल की मात्रा को अवशोषित नहीं कर सकता, क्योंकि कवक में आपके जड़ें होती नहीं है, लेकिन शैवाल में जड़ें होती हैं। तो शैवाल उन जड़ों की सहायता से पृथ्वी से लाता है जल और खनिज लवण। और चूंकि इसमें पर्णहरिम शैवाल में नहीं पाया जाता, तो यह जल और खनिज लवण को तो ला सकता है, लेकिन अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में नहीं बना सकता। और कवक में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन इसमें जड़ें नहीं पाई जाती, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर सकता है, लेकिन यह पानी को नहीं ला सकता, और बिना पानी का भोजन तो बनेगा नहीं। तो यह पानी ला सकता है और यह भोजन बना सकता है, यानी कि यह भोजन बनाने का सामान इकट्ठा कर सकता है और यह भोजन बना सकता है। इसलिए दोनों का काम चल जाता है। यह भोजन बनाने का सामग्री लाता है पृथ्वी से, लवण और मृदा को लाता है, और यह भोजन को बनाता है। और इस प्रकार जब भोजन बन करके तैयार होता है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सहजीविता। तो लाइकेन क्या दिखाता है, सहजीविता। एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से सहजीविता कौन प्रदर्शित करता है, तो आपका लाइकेन। लाइकेन है क्या, लाइकेन कवक और शैवाल दो पादप से मिलकर के, दो पौधों से मिलकर के बना हुआ एक जीव है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन। तो शैवाल के द्वारा पृथ्वी से जल और मृदा की, जल और लवण इत्यादि दिए जाते हैं, और कवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। इनमें पाई जाती है सहजीविता। सहजीविता का भी मतलब आपने समझ लिया कि जब दो जीव इस प्रकार से हों कि दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित हो। जैसे गाय भी लाभान्वित हो गई, किलनी से छुटकारा मिल गया, और कौवे को किलनी खा करके उसका पेट भी भर गया, तो इससे दोनों का काम चल गया। ठीक उसी प्रकार से इसने खाना बनाने की सामग्री ला दी, और इसने क्या किया, खाना बना दिया। और जब दोनों का खाना बन गया, तो दोनों मिल बांट के खा लिए, इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया। वही कहलाती है आपकी क्या, सहजीविता। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं हम, लास्ट आपका है एनीमेलिया जगत। अब देखिए, तो बच्चों हमने नोट पॉइंट में लाइकेन के बारे में समझा, जो कि लाइकेन क्या दर्शाता है, आपका सहजीविता दर्शाता है। लेकिन एक आपका पौधा होता है अमरबेल, एक आपका पौधा कौन सा होता है, अमरबेल। यह आपका सहजीविता नहीं बल्कि दिखाता है परजीविता दिखाता है। कौन क्या दिखाता है, परजीविता दिखाता है। अब आइए समझते हैं, हम देखते हैं परजीविता क्या होती है। परजीविता देखिए कि ऐसा जीव जो पूरी तरह से क्या हो, दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। जैसे आपने अपने खेत खलिहान में देखा होगा आकाश बौर, वह क्या करती है कि जिस फसल के ऊपर आ जाती है, उस फसल को ही खा करके क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जो क्या होता है कि जो किसी को लाभान्वित न करे, उसको क्या करने, उसको रहने से दूसरे जीव को नुकसान हो। जैसे आपका जो सहजीविता था, उसके अंतर्गत दोनों ही जीव क्या हो रहे थे, लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जीव को क्या होता है, नुकसान होता है, दूसरा क्या होता है, लाभान्वित होता है। जैसे अगर आपको मच्छर काट रहा है, तो उसमें आपका क्या लाभ है, आपका तो खून ले जा रहा है ना, आपका खून चूस रहा है। मच्छर आपका क्या कर रहा है, खून चूस रहा है। तो मच्छर का तो पेट भर जा रहा है, लेकिन आपका तो खून नष्ट हो रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें केवल एक ही जीव लाभान्वित होता है, दूसरे को लाभ नहीं मिलता, दूसरे को क्या मिलता है, नुकसान मिलता है। तो जब अमरबेल किसी दूसरे फसल पर चढ़ जाती है, तो वह दूसरे फसल को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और अपनी खूब फल फूल करके बड़ी होती है। तो यह क्या दिखाता है, परजीविता दिखाता है। और लाइकेन क्या दिखाता है, सहजीविता दिखाता है। तो दोनों को आप नोट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नोटबुक में भी अपने नोट करेंगे दोनों नोट पॉइंट को। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज करें, मैं आपको वहां से इसका जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अब
अब आइए समझते हैं हम जो हमारा पांचवा जगत है एनिमिलिया जगत, जिसे हम जंतु जगत भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु जगत भी कहते हैं। तो एनिमिलिया जगत में क्या होते हैं, इसमें सभी जीव बहुकोशिकी होते हैं। और बहुकोशिकी जीव किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। और यदि हम बात करें इसमें तो ये सारे जीव विषमपोषी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। हमने जैसा आपको बताया कि कोशिका भित्ति जैसे पेड़ की छाल जो होती है वैसी वह किसको कहते हैं, पेड़ की जो छाल होती है वह क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। तो क्या कोई किसी भी जीव में आप पेड़ की छाल टाइप का कुछ देखा है क्या, आपने नहीं देखा है। तो कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती। और चूंकि यह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य साग सब्जियों के ऊपर निर्भर रहता है, शेर मांस के ऊपर निर्भर रहता है, तो इन सब में हरित लवक नहीं पाया जाता, यह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, इसलिए हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता। पोषण इसमें अंतःग्रहण द्वारा होता है। ये पोषण क्या करते हैं, अंतःग्रहण, यानी पोषण जब बाहर से अंदर ये ग्रहण करते हैं तो इनके शरीर का क्या होता है, विकास होता है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इनमें विशेष अंग, पौधों को भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अंग आपने देखा है क्या, नहीं। तो जो आपके या फिर जीवाणु जो होते हैं उनको भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, लेकिन इनमें जो आपके एनिमिलिया जगत यानी जंतु जगत के जो होते हैं जीव, उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर तितली को देखा जाए तो उसको रस चूसने के लिए उसमें नलिका पाई जाती है, जो कि क्या करती है, रस चूसने को, जैसे मच्छर का जो डंक है वह नलिका ही है ना, खून चूसने में सहायक होता है, उसी प्रकार से तितली में भी क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, जो पुष्पों से क्या करती हैं, रस को चून लेती हैं। जैसे मनुष्य का मुंह, तो मनुष्य का खाने के लिए मनुष्य को क्या बनाया गया है, मुंह। चिड़िया का, पक्षियों का क्या होता है, चोंच होता है। और इसमें इन प्रकार के जीवों में जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सब में लगभग सब में प्रजनन अंग होते हैं, जिससे वे प्रजनन के दौरान संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से आपके जो पांचों जगत थे उनका अध्ययन हमने कर लिया। अब एक दो इसमें और हम देख लेते हैं। आपका डायग्राम दिया है, एक आपका है किसका, पुष्पीय पौधों का आइए देख लेते हैं, और दूसरा हम किसका देख लेते हैं, जंतुओं का। दोनों डायग्राम को समझ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल दोनों ही डायग्राम याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं जंतु का वर्गीकरण। अगर हम जंतु को वर्गीकृत करें तो जंतु को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वे हो जाएंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी, ये पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है, एक तो वे जीव हो जाएंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी वाले जो हैं वे हो जाएंगे, और दूसरे में हो जाएंगे रीढ़ की हड्डी रहित। तो रीढ़ की हड्डी वाले जो हो जाएंगे वे कौन कौन से जीव हो जाएंगे, ये आपके सारे हो जाएंगे स्तनधारी। सारे स्तनधारी जीव जो हैं वे कौन से हो जाएंगे, आपके रीढ़ की हड्डी वाले जीव हो जाएंगे। और जो अगर रीढ़ की हड्डी रहित वाले जीवों की बात करें तो जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी रहित वाले हो जाएंगे। ये सब किसमें हो जाएंगे, रीढ़ की हड्डी रहित वाले हो जाएंगे। जैसे आपकी चींटी हो गई, घेंघा हो गया, और भी बहुत सारे जीव हो गए इसमें, चींटी हो गई, घेंघा हो गया, मच्छर हो गया, फीता कृमि हो गया, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो रीढ़ की हड्डी रहित और रीढ़ की हड्डी सहित वाले, तो रीढ़ की हड्डी में सभी प्रकार के क्या आ जाएंगे, आपके स्तनधारी आपके आ जाएंगे। अब रीढ़ की हड्डी सहित, ये तो आपका एक पार्ट में कंप्लीट हो जाता है रीढ़ की हड्डी रहित वाला, इनमें रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, सारी कहानी खत्म, एक लाइन में बात खत्म। अब जो रीढ़ की हड्डी सहित है ये फिर से आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे, फिर से आपके हो जाएंगे ये दो प्रकार के। पहला इसमें हो जाएगा आपका जिसमें त्वचा पर बाल पाया जाता हो, त्वचा पर बाल वाले, और दूसरी हो जाएंगे त्वचा पर बिना बाल वाली।
त्वचा पर, इसको मैं यहाँ पे स्तनधारी यहाँ नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिना स्तनधारी वाले भी होते हैं, इनको स्तनधारी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्वचा पर बाल वाले होते हैं सभी प्रकार के क्या होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं, सभी प्रकार के क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और ये जो त्वचा पर बिना बाल वाले होते हैं ये जलीय जीव भी होते हैं, जलीय जीव और जलीय जीव, और कुछ इसमें उभयचर भी आ जाते हैं और कुछ इसमें सरीसृप वाले भी आ जाते हैं। सरीसृप जो सरक कर चलता हो, सरीसृप का मतलब कि जो जैसे सांप धरती पर रेंगता नहीं है, चलता नहीं है, वह सरक कर चलता है, इसलिए सरीसृप वाले जीव भी इसमें आ जाएंगे। तो जिन पर त्वचा पे बाल हो, हड्डी सहित वाले में, रीढ़ की हड्डी सहित वाले में दो प्रकार के आ जाएंगे, एक तो जिनके त्वचा पर बाल पाया जाता हो और जिनके त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता हो। जैसे जलीय जीव जितने हैं, मछली इत्यादि जितने जीव हैं, उनमें क्या त्वचा पर बाल पाया जाता? नहीं पाया जाता। उभयचर जैसे मेढक इत्यादि हो गए, इनके भी त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता। और सरीसृप जो सरक कर चलते हैं, सांप इत्यादि, इनमें भी त्वचा पर बाल नहीं पाया जाता। तो जो आपके त्वचा पर बाल वाले हो जाएंगे, इनका तो कहानी खत्म। ये कौन से हैं? आपके स्तनधारी, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गधा, चमगादड़ इत्यादि सब इसमें आ जाएंगे जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अब देखिए, जो त्वचा पर बिना बाल वाले हैं इनमें दो प्रकार के जीव आ जाएंगे। एक तो नमी युक्त त्वचा वाले आ जाएंगे, एक आपके कौन आ जाएंगे? नमी युक्त त्वचा। एक तो आपके आ जाएंगे नमी युक्त त्वचा और एक आ जाएंगे आपके बिना नमी युक्त त्वचा, बिना नमी युक्त त्वचा वाले आ जाएंगे। तो बिना नमी युक्त त्वचा वाले में आपके आ जाएंगे सरीसृप, बिना नमी युक्त वाले में कौन आ जाएगा? आपका सरीसृप। और नमी युक्त वाले में दो चीजें आपके आ जाएंगे, एक तो आपकी आ जाएंगे जलीय जीव जिसमें आपकी क्या हो जाएंगी? मछलियां इत्यादि हो जाएंगे, और दूसरा आपका हो जाएगा उभयचर जिसमें आपके मेढक इत्यादि इसमें क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो जंतुओं को आप इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो आपके जिसमें मेरुदंड हो, जिसमें क्या हो? रीढ़ की हड्डी हो, और जिसमें रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड ना हो। तो जो मेरुदंड नहीं होंगे वे आपके केचुआ, जो चिल्हर, किलनी, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके बिना रीढ़ की हड्डी वाले आ जाएंगे। और रीढ़ की हड्डी वाले कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जिस पर त्वचा पर बाल पाया जाता हो, जैसे मनुष्य, शेर, चीता, बिल्ली, गधा, चमगादड़, चमगादड़ नहीं, गधा इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे? त्वचा के बाल वाले हो जाएंगे। और जो त्वचा पर बिना बाल वाले हैं उसमें जलीय जीव हो जाएंगे, उभयचर हो जाएंगे, यानी जो जल में भी रहते हो, स्थल में भी रहते हो। और अगला आपका हो जाएगा सरीसृप, यानी जो सरक कर पृथ्वी पर चलते हैं। तो ये तीन हो जाएंगे। अब इनमें से एक नमी युक्त त्वचा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पानी में रहते हैं उनकी त्वचा क्या होगी? नमी युक्त होगी। और जो सरक कर चलते हैं, सांप इत्यादि, इनकी त्वचा नमी युक्त नहीं होगी। तो जो नमी युक्त नहीं होगी उसमें सरीसृप आ जाएंगे, और जो नमी युक्त त्वचा होगी उसमें दो आ जाएंगे आपकी, एक तो आ जाएगा जलीय जीव और दूसरा आपका आ जाएगा उभयचर। तो इस प्रकार से हम जंतुओं के वर्गीकरण को प्यारे बच्चों समझ सकते। अब आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा पुष्पी पौधों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए, जब किसी पौधा में पुष्प जब होता है ना, तो वह पुष्प से क्या बनता है? बीज बनता है। जब पुष्प किसी पौधे में आता है तो आप सबने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि पुष्प के बाद उसमें क्या आता है? फल आता है। तो पुष्प के ही द्वारा फल का निर्माण होता है। तो इसमें जो पुष्पी पौधे हैं वे दो प्रकार के हो जाएंगे। पुष्पी पौधे कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक में जो आपका बीज होगा वह आवरण रहित होगा, बीज आवरण रहित होगा। और दूसरा इसमें जो होगा वह बीज जो है उसमें बीज आवरण सहित होगा, आवरण सहित होगा। अब आवरण का मतलब खोल, आवरण का मतलब खोल, एक प्रकार का प्रोटेक्ट करने वाला जो खोल होता है वह क्या कहलाएगा? आवरण कहलाएगा। तो इसमें जो बीज होगा वह क्या होगा? आवरण रहित होगा, जिसमें आवरण नहीं पाया जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जिसमें आवरण पाया जाएगा। और जो आपका आवरण रहित होगा, जो आपका आवरण रहित होगा उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं उसको? जिम्नोस्पर्म कहते हैं।
जिम्नोस्पर्म। इसके अंतर्गत आपका आएगा साइकस, जिसमें आवरण नहीं रहता है, आवरण रहित रहता है। उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिसके बीज में आवरण पाया जाता है, जिसके बीज में आवरण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिसमें बीज पाया जाता है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा द्विपत्री बीज, द्विपत्री बीज हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा एक पत्री बीज, एक पत्री बीज। अब देखिए एक पत्री और द्विपत्री बीज क्या है कि जैसे आपने गेहूं को देखा, मक्के को देखा, तो जो गेहूं और मक्का इत्यादि हैं ये एक पत्री बीज होते हैं, लेकिन इसमें सभी प्रकार के दाल आ जाएंगे। जैसे देखिए आपने चना, अरहर, चना, अरहर और मूंग इत्यादि ये सब हैं जो इसमें, यानी कि इनके बीज को दो भागों में, इनका बीज जो है दो भागों में मिलेगा, एक दाल के रूप में मिलेगा। वे क्या कहलाते हैं? द्विपत्री बीज कहलाते हैं। और जिसमें केवल एक ही बीज हो, उसमें दो भागों में बीज ना बटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक पत्री बीज कहते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पी पौधों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पुष्पी पौधे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन? एक तो जिम्नोस्पर्म, जिसमें आवरण रहित हो, जिसमें आवरण नहीं पाया जाता हो, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इसके अंतर्गत आता है साइकस। और जो आपके बीज आवरण सहित हो, जिसमें आवरण लगा हो, उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के, एक द्विपत्री बीज और दूसरा एक पत्री बीज। तो इस प्रकार से हम पुष्पी पौधे के वर्गीकरण को समझ सकते हैं। नामकरण को हमने आपको समझा ही दिया है, जो कि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था नामकरण, नामकरण को हमने आपको समझा दिया है। नामकरण में जैसे देखिए आपका मेढक हो गया, तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है राना टिग्रीना। मेढक का जो वैज्ञानिक, ये जो मैं वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं, सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना होता है। जो शेर का होता है, शेर का होता है पैंथरा, शेर का आपका होता है पैंथरा लिवो, शेर का आपका होता है पैंथरा लिवो होता है। और अगर हम बात करें किसकी? मनुष्य की बात करें, तो जो मनुष्य होता है वह कौन सा होता है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। मनुष्य आपका होता है होमो सेपियंस। और आपका मेढक होता है राना टिग्रीना, और आपका शेर होता है वह होता है पैंथरा टाइगर। और जो आपकी गौरैया होती है, कौन सी? गौरैया। तो गौरैया क्या होती है? पैसर डोमेस्टिक, पैसर डोमेस्टिक। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैसर डोमेस्टिक होता है। तो इस प्रकार से आप इन सभी वैज्ञानिक नामों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इन वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक नाम दो भागों में बटा होता है। एक तो उसके किसका नाम होता है? जाति का नाम होता है, वंश का नाम होता है। दूसरा उसकी जाति का। जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस, तो होमो उसका वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। शेर पैंथरा लिवो, तो पैंथरा उसकी क्या है? पैंथरा उसका वंश है, लिवो उसकी जाति है। मेढक का राना टिग्रीना, तो राना उसका वंश है और टिग्रीना उसकी जाति है। गौरैया का पैसर डोमेस्टिक, तो पैसर अब उसका क्या है? वंश है, डोमेस्टिक उसकी क्या है? जाति है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स आपके समाप्त होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय। एक राय आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपकी इस